बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दरवाज़ा खोलो। प्रोफेसर बदरान, दरवाज़ा खोलो वरना हम इसे तोड़ डालेंगे। बाहर से एक चीखती हुई भारी आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही दरवाजे पर किसी चीज से जोर जोर से ज़रबे लगाई जाने लगी। ज़रियाब रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। जूही का चेहरा खौफ की शिद्दत से सरसों की तरह जर्द हो रहा था। उसने अपने बच्चे को सीने से लेटा रखा था। बूढ़ा जरकन उसे बाजू से पकड़े पिछले दरवाजे की तरफ खींच रहा था। दूसरे हाथ से वो कुंदन को आगे धकेल रहा था। रस्मक ने ज़रियाब को इशारा किया कि वो भी जल्दी से उनके साथ दरवाजे के करीब पहुंचे। दरवाजे को ऊपर से जंजीर वाला कुंडा लगा हुआ था। रस्मक ने जल्दी से आगे बढ़कर कुंडा उतारा और दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा उकबी गली में खुलता था। वो सब बाहर निकल आए। बाहर आते ही उसने दरवाजा फेर दिया और इधर उधर देखने लगा। दूसरी तरफ मकान का सामने वाला दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। दरवाजा खासे मजबूत था। अगर कमजोर होता तो अब तक टूट चुका होता। दरवाजे पर लगाई जाने वाली ज़रबों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जरकन बाबा, रस्मक ने पूरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन लड़कियों को लेकर किसी तरफ भी निकल जाओ। बदरान मकान में अकेला है। मैं उसके साथ मिलकर इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। बाद में हम तुम्हें तलाश कर लेंगे। नहीं बेटा, जरकन जल्दी से बोला। बदरान इन्हें कुछ देर के लिए तो रोक ही लेगा। तुम हमारे साथ चलो। अगर मैं अकेला हुआ तो शायद इन लड़कियों की हिफाजत ना कर सकूं, लेकिन बदरान अकेला है और उसकी तुम फिक्र मत करो। रस्मक ने उसकी बात काटी। अगर आकाज़ादी की सलामती के लिए उसकी जान भी काम आ जाए तो मुझे खुशी होगी। तुम इन्हें लेकर तेजी से चलो। रस्मक दिल ही दिल में तड़प उठा। कैसी वफा थी उस बूढ़े के दिल में। अपनी आकाज़ादी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के वाहिद सहारे अपने बेटे को इन दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ आया था। मकान का दरवाजा गालिबन टूट चुका था क्योंकि अब ज़रबों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बरक्स शोर सुनाई दे रहा था और फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। बूढ़ा सरकन हैरत अंगेज तौर पर तेजी से चल रहा था। चारों लड़कियां उसके पीछे थी और रस्मक सबसे आखिर में। वो कई तंग गलियों में घूमने के बाद एक मकान के सामने रुका। जरकन ने दरवाजा खटखटाया। चंद सेकंड के बाद दरवाजा खुला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा खोलने वाला एक उथेर उम्र आदमी था। उनके इस तरह अंदर आने पर वो कुछ बदहास सा हो गया, लेकिन फिर उसने जरकन और जूही को पहचाना। क्या बात है जरकन, तुम इस कदर बदहास क्यों हो और ये लोग कौन है? उसने पूछा। सब कुछ बता दूंगा सारंग, जरकन ने अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। पहले अंदर चलो और ये दरवाजा बंद कर दो। ये भी अच्छा है कि किसी ने हमें मकान में दाखिल होते नहीं देखा। अंदर चलो। उदेर उमर सारंग के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभर आए। उसने दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ाया और उन्हें एक कमरे में ले आया और बारी बारी सबकी शक्लें देखने लगा। आखिर में उसकी नजरें पूरे जरकन के चेहरे पर जमी। उसकी नजरों में कई सवाल थे। तुम मेरे पुराने दोस्त और जागीरदार निमरान के नमक हार हो सारंग, जरकन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा। जागीरदार ने हम पर बड़े एहसानात किए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वफा का थोड़ा बहुत हक अदा कर दें। ये समझ लो कि हमारे लिए इम्तिहान का वक्त है। मैं समझा नहीं जरकन, खुलकर बात करो, सारंग बोला। मैं बता रहा हूँ, जरकन कहने लगा। गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जागीरदार निमरान को किसी ने नहीं देखा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बीमार है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जागीर के मैनेजर रखेल शाह ने उसे कैद कर रखा है। वो उसे कत्ल करके जागीर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तक उसे जागीरदार के कत्ल से रोके हुए हैं। जागीर के कागजात हम जैसे ही किसी वफादार की तहलील में हैं। मुमकिन है रखेल शाह किसी वक्त उन कागजात तक पहुंच जाए, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल चुकी है। कागजात पर कब्जा कर लेने के बावजूद वो जागीर पर कब्जा नहीं कर सकता। जागीर की वारिस तुम्हारे सामने खड़ी है। उसने कुंदन की तरफ इशारा किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं। हम क्या सारी दुनिया इसे मुर्दा तस्वुर किए हुए थी। रकील शाह को अभी पता नहीं चल सका कि कुंदन जिंदा है, लेकिन वो इस लड़की की जान लेना चाहता है जो उसके बहुत से राज जान चुकी है। उसने ज़रियाब की तरफ इशारा किया।
और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। जरकन भाई, सारंग उसके खामोश होने पर बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आकाजादी ने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी। हम तो जान भी दे दे तो हक नमक अदा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी सारंग, जरकन ने कहा। तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसे कुछ बातें समझानी हैं। वो अपनी बीमार बहन को देखने गई है तुम्हारे ही मोहल्ले में, बस आने ही वाली होगी। तुम लोग बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ, सारंग ने कहा। फिलहाल ठंडा पानी पिला दो बाबा, अभी चाय की जरूरत नहीं, कुंदन ने मुदाखलत करते हुए कहा। अभी हाजिर करता हूँ आकाजादी, सारंग कहते हुए कमरे से निकल गया। सारंग के जाने के बाद रस्मक इधर उधर देखने लगा। कमरे में पुरानी सी दरी बिछी हुई थी। कुछ देर के बाद सारंग पानी से भरा हुआ एक जग और 2 गिलास ले आया। वो लोग पानी पी रहे थे कि बाहर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खटखटाने वाला जो कोई भी था बड़ी ही उजलत में था। रस्मक एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपना खंजर भी निकाल लिया। मैं दरवाजे के पीछे रहूंगा, तुम दरवाजा खोलना, वो सारंग की तरफ देखते हुए बोला। सारंग के चेहरे पर हल्का सा खौफ उभरा। वो दोनों कमरे से निकल आए। सारंग ने कमरे का दरवाजा बंद किया था। रस्मक सहन वाले दरवाजे के करीब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। दरवाजा अब भी खटखटाया जा रहा था। रस्मक ने सारंग को इशारा किया। कौन हो भाई, रुक जाओ, दरवाजा खोलता हूँ, वो कहते हुए आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। उसके साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। सामने उसकी बीवी खाला खड़ी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे गजब हो गया सारंग, खाला अंदर दाखिल हुए हुए बोली। बदमाशों ने जरकन भाई के घर को आग लगा दी। लोग कहते हैं कि वो रखेलसा के आदमी थे। वो लोग अचानक ही वो खामोश हो गई। दरवाजे के करीब दीवार के साथ रस्मक को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। सारंग ने दरवाजा बंद किया। डरने की जरूरत नहीं, आओ अंदर आओ। वो उसे लेकर उस कमरे में आ गया जहां जरकन और कुंदन वगैरह बैठे थे। उन्हें देखकर खाला कुछ और परेशान सी हो गई। जरकन भाई, तुम यहाँ बैठे हो और दुश्मनों ने तुम्हारा घर जला डाला है, खाला ने कहा। भलाई की उनसे हरगिज तवक्का नहीं की जा सकती, उनसे यही तवक्को थी, जरकन ने जवाब दिया। उसका लहजा पुरसुकून था। खाला सारंग बीवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम उन लोगों के लिए चाय बनाओ, मैं वहां जाकर सूरत हाल मालूम करके आता हूँ। और सुनो, बाहर का दरवाजा मत खोलना। सारंग बाहर चला गया। खाला ने बाहर के दरवाजे पे कुंडा चढ़ाया और किचन में चाय बनाने लगी। 15-20 मिनट के बाद चाय बनाकर ले आई। उसके थोड़ी देर के बाद सारंग भी वापस आ गया। बड़ी ही तशवीशनाक खबर है, सारंग उनके करीब बैठते हुए बोला। वो रखेलसा के आदमी थे जो जरियाब और उसके साथियों की तलाश में आए थे। वो दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। बदरान ने मुजाहमत की तो उन्होंने उसे मारा पीटा, घर का सारा सामान तोड़ डाला और फायरिंग करते रहे। बदरान को अधमुआ करके गली में फेंक दिया। वो मकान को आग लगाकर भाग गए। वो बदरान को मुर्दा समझकर फेंक गए। बाद में लोगों ने उसे उठाया तो पता चला कि वो जिंदा है। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, लेकिन सुना है उसकी हालत तशवीशनाक है। जरकन खामोश बैठा रहा, लेकिन जूही फूट फूट कर रोने लगी। उसका बच्चा भी बिलक बिलक कर रो रहा था। जरियाब ने बच्चे को ले लिया और कुंदन जूही को दिलासा देने लगी। मुझे अफसोस है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन यकीन करो उन जालिमों को एक ना एक दिन उसका हिसाब देना होगा। जूही बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ पर काबू पा सकी। प्रोफेसर बदरान ने उसी दिन हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। बूढ़े बाप और बेवा बहन का सहारा छिन गया, लेकिन मरने वाला एसारो वफा की मिसाल कायम कर गया। बूढ़े जरकन का सर अपने आकाजादी के सामने फहर से बुलंद हो गया। बेटे को वफा की राह पर कुर्बान कर देने के बाद वो खुद भी अपनी जान कुर्बानी को तैयार था। जरकन ने मकान की आतिश ज़दगी और बदरान के कत्ल से इतना जरूर हुआ था कि कानून उससे रंगे हाथों पकड़ रहा था। ये सब कुछ एक ही रोज और एक ही शहर में हुआ था। जब जरकन के मकान पर हमला हुआ तो वो मंजिर इलाके के 20 लोगों ने देखा था। हमलावरों ने न सिर्फ मकान में तोड़फोड़ की थी, बल्कि लोगों के सामने बदरान को भी मार मार कर अधमुआ कर दिया था और मकान को आग लगा दी थी। हमलावर चीख चीख कर कह रहे थे कि वो रखेलसा के आदमी हैं और दुनिया की कोई भी ताकत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलाके की पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अखबारात ने उसे खुली दहशतगर्दी करार देने रखेलसा के खिलाफ आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया। रस्मक वगैरह तकरीबन एक हफ्ता तक सारंग के घर में छुपे रहे। इस दौरान वो न सिर्फ अखबारात बल्कि सारंग के जरिए भी सूरत हाल से आगाह हो रहे थे। उन्हें यह भी पता चल गया कि पुलिस के बाज़ अफरान इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो अफसरान थे जो रखेलसा के नमक खार और कानून के ज्यादा रखेलसा के मुफादात की हिफाजत करते थे। जरियाब जानती थी कि वो हमेशा के लिए इस तरह छुपकर नहीं बैठे रह सकते।
वो ये भी जानती थी कि अगर खामोशी इख्तियार कर ली गई तो पुलिस के राशि और बेज़मीर अफसरान इस मामले को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो कानून को इन दरिंदों के खिलाफ पूरी तरह हरकत में लाना चाहती थी और ये काम घर में छुपे रहने से नहीं हो सकता था। बिलाखिर उसने खुद भी हरकत में आने का फैसला लिया। उसने शहर के सबसे बड़े अखबार के एडिटर के नाम खत लिखा, जिसमें प्रोफेसर बदरान के कत्ल और मकान को नजरे आतिश किए जाने का पसे मंजर तफसील से बयान किया। इस बयान में उसने रखेल शाह पर इल्जाम लगाया कि जागीर पर कब्जा करने के लिए उसने जागीरदार निमरान को अपना कैदी बना रखा है। अगर जागीर के तमाम कागजात उसके कब्जे में होते तो वो जागीरदार को ठिकाने लगा चुका होता, लेकिन महज इन कागजात की वजह से उसने जागीरदार को अभी तक जिंदा रखा। मजीद ये कि उस साजिश में बास पुलिस अफसरान के अलावा हुकूमत के बास आला अफसरान भी शरीक हैं। रखेल शाह ने अपने गुंडों के जरिए रियासत में दहशत गर्दी फैला रखी है, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। खत मुकम्मल करने के बाद ज़रियाब ने उसे 2-3 मरतबा पढ़ा और जब उसने खुद अखबार के दफ्तर जाने का इरादा जाहिर किया तो रज़मक आगे आया। खुद जाने की क्या जरूरत है, वो बोला। अखबार के दफ्तर में दरवाजे के करीब ही एक लेटर बॉक्स रखा होता है, लोग अपने खतूत उसमें डाल देते हैं। तुम भी ये खत सारंग को दे दो, वो इस बॉक्स में डाल आएगा और ये एडिटर तक पहुंच जाएगा। नहीं, ज़रियाब ने नफी में सर हिलाया। मैं खुद भी अखबार के एडिटर से मिलना चाहती हूँ। जो बातें इस खत में नहीं लिख सकी वो जुबानी बताऊंगी, लेकिन रखेल शाह के आदमी अब भी तुम्हारी तलाश में है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो जिंदा बच नहीं सकोगी। तुम्हें ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, रज़मक ने कहा। रिस्क लिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता, ज़रियाब ने जवाब दिया। हम बाहर थे तो कदम कदम पर उनका रास्ता रोक रहे थे, अब छुपकर अंदर बैठे हैं तो उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी मिल गई है। अगर मामला ठंडा पड़ गया तो बात बिगड़ जाएगी। नहीं रज़मक, मुझे खुद ही जाना होगा। ठीक है, रज़मक ने कहा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें अकेला जाने नहीं दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि तुम। ठीक है, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए इसकी बात काटी। हम शाम के वक्त घर से निकलेंगे, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। कुंदन बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली। हम जुलूस की सूरत में कोई मुजाहिरा करने नहीं जा रहे। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ घर में रहोगी, अच्छी बच्चियों की तरह। ठीक है। ज़रियाब ने ये बात इस अंदाज में कही थी कि कुंदन मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी और फिर उसने साथ जाने पे इसरार नहीं किया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ज़रियाब और रज़मत घर से निकले। उन दोनों ने लिबास वगैरह बदले। ज़रियाब के कंधे पर उसका बैग लटका हुआ था, जिसमें जागीरदार निमरान के हवाले से चंद ऐसे कागजात थे जिन्हें वो एडिटर के सामने सबूत के तौर पर पेश करना चाहती थी। रज़मत उसके पहलू पर पहलू था, वो मुख्तात नज़र से इधर उधर देख रहा था। बिलाखिर उसने हाथ मेज पे रखा, एडिटर के मेज पे रखा और ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, आप कौन हैं और इस मामले से आपका क्या ताल्लुक है। ज़रियाब चल लम्हे खामोश रही और फिर अपने बारे में बताने लगी कि वो कौन है और जागीर के इस मामले में कैसे मुलव्वस हुई। उसने बैग से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रखे। एडिटर उन कागजात को देखता रहा, फिर अजीब सी नजर से ज़रियाब की तरफ देखने लगा। अब आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं रखेल शाह के लिए कितनी अहम हूँ, ज़रियाब मुस्कुराते हुए बोली। मैं उसके चंद ऐसे राज जान चुकी हूँ जिनका इंकिशाफ उसे फांसी के तहत पर पहुंचा सकता है। वो मुझे कत्ल करना चाहता है। उसे सबसे ज्यादा मेरी तलाश है। मेरी तलाश में अब तक वो कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका है। चंद दिन पहले आदमपुर में कत्लो गारत भी उसके आदमी ने की थी। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर बदरान को भी उसके 2 आदमियों ने कत्ल किया था। वो उनमें से मेरे बारे में पूछना चाहता था। रखेल शाह के गुंडे अब भी मेरी तलाश में हैं। वो सिर्फ मेरे बारे में जानता है कि मैं उसके बहुत से राजों से वाकिफ हूँ, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चल सका कि 10 साल पहले उसने जागीरदार निमरान की जिस बेटी की इज्जत लूटने के लिए उसमें हाथ डाला और उस लड़की ने अपनी इज्जत बताने के लिए हवेली की दीवार से छलांग लगा दी थी। रखेल शाह समझा था कि जागीरदार की बेटी कुंदन मर चुकी है, लेकिन वो अब तक इस हकीकत से बेखबर है कि जागीर की वारिस कुंदन जिंदा है। जब उसे ये पता चलेगा तो वो पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगेगा और इस शहर में तबाही मचा देगा। ऐसा वक्त आने से पहले आप मेरा ये खत अखबार में शाये कर दें, ताकि हुकूमत के 2 आला अफसरान भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें जो रखेल शाह को अपना अन्नदाता समझे हैं। मेरा ईमान है कि अगर एक भी ईमानदार पुलिस अफसर ये मामला अपने हाथ में ले ले और खुदा का खौफ दिल में रखते हुए तहकीकात करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हमारा फर्ज सच्चाई को सामने लाना है, एडिटर ने कहा। मेरा ख्याल है आपकी सदाकत के लिए ये सबूत काफी है।
اس نے میز پر پڑے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آپ کا یہ خط ضرور شائع کریں گے اور رکھیل شاہ جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ زریعہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ رسمک کے ساتھ اخبار کے دفتر سے باہر آ رہی تھی۔ اخبار کا دفتر جس علاقے میں واقع تھا وہاں زیادہ تر تجارتی دفاتر تھے جو 5-6 بجے بند ہو جاتے تھے اور شام کے بعد جہاں سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس سے تقریباً 2 فرلانگ آگے رہائشی علاقے تھے۔ بڑی بڑی عمارتوں پر مشتمل یہ فلیٹوں کی آبادی تھی اور اس طرف شام کے بعد بھی رونق رہا کرتی تھی۔ محلے کے بے فکری نوجوان ان ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گپے ہانکتے تھے۔ اس چوک کی طرف چلیں، وہاں سے ہمیں ٹیکسی مل سکتی ہے، رسمک نے کہا۔ چلو اسی طرف چلتے ہیں، زریاب نے کہا۔ وہ دونوں سڑک پار کر کے دوسری طرف آئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ وہ آدمی ایک گلی سے نکل کر اچانک ہی سامنے آیا۔ ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے یہاں کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہو۔ وہ دونوں ان کے دائیں بائیں آئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے پسٹل ان کے پہلو سے لگائے۔ خاموشی سے چلتے رہو، اگر کوئی گڑبڑ کی تو گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے، دائیں طرف والے نے کہا۔ اس کے لہجے میں بیڑیے جیسی گراہٹ تھی۔ زریاب کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکلا۔ اس نے گردن گھما کر رسمک کی طرف دیکھا۔ کار قطب آباد کے جس مکان میں داخل ہوئی تھی وہ آبادی سے قدرے ہٹ کر اور حویلی کی طرح بہت بڑا تھا۔ گیٹ میں داخل ہو کر کار سے اترتے ہی دائیں طرف سے لت کی بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دونوں آدمی بھی کار سے اتر آئے تھے اور اب بھی انہیں پستولوں کی ضد پہ لے رکھا تھا۔ حویلی میں بھی ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ وہ لوگ انہیں ایک کمرے میں لے آئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ زریاب نے گنمین سے پوچھا۔ وہ سب کے سب شکلوں سے بدمعاش لگ رہے تھے۔ یہ تو رکھیل شاہ ہی بتائے گا کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس شخص نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تمہیں رکھیل شاہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے گوپانگ اور خامس کے حوالے کیا جائے گا۔ خامس تمہارے ہاتھوں پہ در پہ شکست کھانے کے بعد بری طرح سے تلملا رہا ہے۔ وہ جب تک تم سے اپنے شکست کا بدلہ نہیں لے گا اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، رکھیل شاہ کے سارے آدمی پورے شہر میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ تم ہمیں اخبار کے دفتر میں جاتے ہوئے نظر آئے اور ہم سامنے والی گلی میں کھڑے تم لوگوں کا انتظار کرتے رہے۔ خامس تو دونوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ وہ اپنے ایک ساتھی کی طرف مڑ گیا۔ بابو، خامس کو اطلاع دو کہ زریاب اور اس کا ساتھی رسمک ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ تمہیں درویش پور والے نمبر پر ملے گا اور گوپانگ کو بھی بتا دینا۔ میں ابھی فون کرتا ہوں۔ وہ آدمی کمرے سے نکل گیا۔ بیٹھ جاؤ، اس گن مین نے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ خامس کے آنے تک ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم میں سے کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اس کی کھوپڑی اڑا ڈالوں گا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے درمیان میں 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان بھی تقریباً 8 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ان کے ساتھ آنے والا ڈرائیور باہر ہی تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی بھی آیا جو فون کرنے گیا تھا۔ خامس نے کہا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے رکھیل شاہ کو ان کے بارے میں اطلاع نہ دی جائے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، رکھیل شاہ کو خامس خود ہی بتائے گا۔ تم بھی مجھے پانی پلاؤ، بڑے زور کی پیاس لگ رہی ہے، گن مین نے کہا، اور وہ شخص باہر نکل گیا۔ گن مین زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بڑی حسین ہو اور جوان بھی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہیں خامس جیسے درندے کے حوالے کبھی نہ کرتا۔ ہاں، وہ درندہ ہی ہے۔ وہ تمہارا جو حشر کرے گا اس کا میں اندازہ لگا رہا ہوں، اور مجھے یہ سب کچھ سوچ کر افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی ہے تو ہمیں چھوڑ دو، زریاب مسکراتے ہوئے بولی۔ اب ایسی ہمدردی بھی نہیں کہ تمہاری وجہ سے اپنی گردن کٹوا لوں، گن مین نے جواب دیا۔ تیسرا آدمی ایک جگ میں پانی لے کر آیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں گلاس تھا۔ اس نے گلاس میں پانی اڈیل کر گلاس گن مین کی طرف بڑھایا۔ وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ دوسرا گلاس بھی اس نے اسی طرح سانس لیے بغیر پیا۔ وہ آدمی جگ اور گلاس لے کر دوسرے گن مین کی طرف بڑھا اور اسے بھی پانی پلانے لگا۔ زریاب اور رسمک نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے آہٹ سنائی دی، بابا رک جاؤ، رسمک بیٹھے بیٹھے چیخا۔ دونوں گن مین مڑ کر دیکھنے لگے۔ بار بار کا آزمایا ہوا یہ نفسیاتی حربہ ایک بار پھر کام آ گیا۔ رسمک اور زریاب نے بیک وقت ان دونوں پر چھلانگ لگائی۔ رسمک نے اپنے آپ کو شکار کو قابو کر لیا، لیکن زریاب سے اندازے کی ذرا سی غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے میں گن مین کو پسٹل کا ٹریگر دبانے کا موقع مل گیا۔ گولی زریاب کے سر کے قریب سے گزرتی ہوئی اس شخص کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی جو جگ لیے کھڑا تھا۔ وہ چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ اس مرتبہ زریاب نے غلطی نہیں کی۔ اس نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پسٹل والے ہاتھ پہ ٹھوکر رسید کی۔ پسٹل اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔
इससे पहले कि वो शख्स संभलता, ज़रियाब ने लिपक कर पिस्तौल उठाया। इस दौरान रज़मक भी अपने शिकार पर काबू पा चुका था। खबरदार ज़रियाब जी ही, अब अपनी जगह से हरकत मत करना। वो दोनों न सिर्फ अपनी जगह पर रुक गए बल्कि उन्होंने हाथ भी सर के ऊपर उठा लिए। गोली चलने की आवाज सुनकर कार का ड्राइवर भी दौड़ता हुआ अंदर आया। अंदर की सूरत हाल देखकर वो बदहास सा हो गया। चलो तुम भी इधर खड़े हो जाओ, ज़रियाब ने पिस्टल से इशारा किया और वो शख्स भी हाथ उठाकर खड़ा हो गया। रज़मक ज़रियाब उसकी तरफ देखते हुए बोली, पिस्टल मुझे दो और रस्सियां तलाश करके लाओ, इनको बांध दो, एक को हम साथ ले जाएंगे। रज़मक ने पिस्टल ज़रियाब के हवाले किया और बाहर निकल गया। ज़रियाब दोनों पिस्टोलें ताने खड़ी रही। 5 मिनट के बाद रज़मक कई रस्सियां लेकर आया। उसने दोनों गन ब्रदरों को बांधकर फर्श पर डाला और अपना पिस्टल ज़रियाब से ले लिया। हम जब यहाँ पहुंचेगा तो तुम लोगों को इस हालत में देखकर बहुत खुशी होगा, ज़रियाब ने बंधे हुए आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। इसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कि मुझसे अपनी शिकस्त का बदला ले सके। वो मेरे हाथों इसी तरह जलील होता रहेगा। वो कार के ड्राइवर को धकेलते हुए बाहर आए। कार बरामदे के सामने ही खड़ी थी। ज़रियाब तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं इसे लेकर पीछे बैठ जाता हूँ, रज़मक ने कहा। ज़रियाब ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया। रज़मक उस शख्स को लेकर पीछे बैठ गया। पिस्टल की नार रज़मक ने उस शख्स के पहलू में गाड़ रखी थी। कार उस मकान से निकलकर आबादी की मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो नवाख में वाक़ पहाड़ियों पर पहुंच गए। उन छोटी सरसब्ज़ पहाड़ियों पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। जगह जगह दौलतमंदों ने आलिशान बंगले और कॉटेज बना रखे थे। ज़रियाब ने कार ऐसी सड़क पर मोड़ी जहां कुछ आगे जाकर आबादी खत्म हो गई थी। मजीद आधा घंटा ड्राइव करने के बाद उसने कार सड़क से हटाकर एक चट्टान के पीछे रोकी। मेरा ख्याल है कि ये जगह मुनासिब रहेगी, ज़रियाब ने इंजन बंद करते हुए कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। बहुत मुनासिब जगह है। रज़मक भी उस शख्स को पिस्तल की जिद पर लेकर नीचे उतरा। वो शख्स खौफजदा अंदाज में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ तारीकी थी। सामने नशेब में शहर की जगमगाती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? उस शख्स का लहजा भी खौफ से थरथरा रहा था। तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर जवाब ना दिया तो तुम्हें इस खड्ड में धकेल दिया जाएगा, ज़रियाब ने कहा। क्या पूछना चाहते हो? वो शख्स हकलाया। रखेल शाह के पास कब से हो? ज़रियाब ने पूछा। 2 साल से। तब तो तुम्हें मालूम होगा, ज़रियाब बोली। रखेल शाह ने जागीरदार इमरान को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम, वो शख्स बोला। जागीरदार के बारे में सिर्फ 3 आदमी जानते हैं, खुद रखेल शाह, गोपांग और हाम्स। इनके अलावा कोई नहीं जानता। रज़मक कुछ लम्हे उस शख्स को देखता रहा, फिर उसने अचानक ही उसके मुंह पे घोंसा रसीद किया। वो शख्स चीखता हुआ लड़खड़ाया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर रज़मक ने उस पर घोंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। वो शख्स तकरीबन आधे घंटे तक पिटता रहा, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि जागीरदार इमरान के बारे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है ये वाकई कुछ नहीं जानता, रज़मक उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला। उसके एक कान, नाक और होंठों से खून बह रहा था। तो फिर चलो, अब हमें वापस चलना चाहिए। कुंदन, हुस्नुमा, जरकन बाबा परेशान हो रहे होंगे। इस शख्स को गाड़ी में डालो, रास्ते में किसी जगह फेंक देंगे। रज़मक ने उस शख्स को कार की पिछली सीट पे डाला और खुद भी उसके साथ बैठ गया। ज़रियाब गाड़ी स्टार्ट करके उसे दोबारा सड़क पर ले आई। पहाड़ियों पर कई सड़कें घूमने के बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी। कुर्बो जवान में बंगले थे और नशेब में कुतुब आबाद की आबादी नजर आ रही थी। वो आबादी की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हाम्स पहुंच गया होगा और कुतुब आबाद में उनकी तलाश शुरू हो गई होगी। वो शख्स बेहोश हो चुका था। रज़मक ने उसे सड़क के किनारे डाला और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। ज़रियाब ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। वो सब लोग परेशान बैठे थे। ज़रियाब और रज़मक को देखकर उनके चेहरे खिल उठे। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर तुम लोग मजीद 1 घंटे तक ना आते तो मैं हर किस्म के खतरात की परवाह किए बगैर जरकन बाबा को लेकर पुलिस के सबसे बड़े और बाइख्तियार ऑफिसर के बंगले पहुंच जाती और उसे रखेल शाह के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर करती, कुंदन ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, बहरहाल तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी यह है कि शेरान का पता चल गया है। क्या वाकई? ज़रियाब की आंखों में चमक उभर आई। हाँ, वो इसी शहर में है, कुंदन ने जवाब दिया। उसका सुराग सा रंग एक दोस्त के जरिए मिला है। दरवेशपुर में ही है वो, हम सुबह उससे मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, रज़मक बोला। अब हमें ये पता करना है कि जागीरदार को कहाँ रखा है। उसके बारे में सिर्फ 3 आदमी जानते हैं, रखेल शाह, गोपांग और हाम्स, और मैं समझता हूँ कि हमें गोपांग को काबू करना होगा। हाँ, मेरे ख्याल में वही एक शख्स है जिसकी जुबान खलवाई जा सकती है, ज़रियाब ने कहा। फिर सारंग की तरफ देखते हुए बोली, शेरान कहाँ है?
शहर से तकरीबन 3 मील दूर नहर के पुल के करीब एक कच्ची बस्ती है नूरिस्तान। वहाँ अपने पोते के पास वो रह रहा है। उसका पोता मेहरबान अली एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। हम कल शाम को शिरान से मिलने के लिए जाएंगे, सारंग ने जवाब दिया। कल शाम को क्यों, सुबह क्यों नहीं, ज़रियाब बोली। तुम जानती हो दिन के वक्त तुम लोगों का घर से निकलना खतरे से खाली नहीं, सारंग ने कहा। आज के वाक़े के बाद वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे होंगे। ठीक है, हम कल शाम को चलेंगे, ज़रियाब ने सर हिलाया। वो लोग कुछ देर और बातें करते रहे, फिर सो गए। सारंग सुबह उठते ही बाहर चला गया। दोपहर के वक्त उसने आकर बताया कि पूरे शहर में खलबली मची है। एक तरफ रखेलसा के आदमी बड़ी शदोमत से उन्हें तलाश करते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ अवामी हल्के रखेलसा के खिलाफ शदीद रद्द अमल का जाहिर कर रहे हैं। अखबार में ज़रियाब का खत शाये होने के बाद लोग अब खुलकर रखेलसा के खिलाफ बातें करने लगे हैं। सारंग अखबार ले आया था। अखबार में ज़रियाब के खत के अलावा अदारिया ये भी लिखा गया था, जिसमें उस खत और गुज़िश्ता वाक़यात का हवाला देते हुए रखेलसा के खिलाफ फौरी तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अखबार पढ़कर ज़रियाब मुस्कुराई। उसे यकीन हो गया कि रखेलसा की साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी और रखेलसा की तमाम कुव्वत अपने आप को बचाने पर सर्फ होगी। लेकिन ज़रियाब ये भी जानती थी कि वो उसे भी नहीं छोड़ेगा और वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से उसे तलाश करेगा। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ज़रियाब, कुंदन, रज़मक सारंग के साथ नूरिस्तान की तरफ रवाना हुए। कुंदन की मौजूदगी इसलिए जरूरी थी कि शिरान उसे पहचान लेगा। रखेलसा के आदमी अगरचे पागल कुत्तों की तरह पूरे शहर में उन्हें तलाश करते भी रहे थे, लेकिन नूरिस्तान पहुंचने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उस बस्ती का नाम नूरिस्तान था, मगर तारीकी में डूबी हुई थी। दस्तक के जवाब में मकान का दरवाजा एक लंबे तिरंगे नौजवान ने खोला। वो शिरान का पोता मेहरान था। उसने सारंग को पहचाना और उन्हें अंदर ले आया। शिरान एक कमरे में चारपाई पे बैठा था। वो बहुत बुरा था। उसके जिस्म पर गोश्त बराए नाम था, हड्डियों का ढांचा लग रहा था। कमरे में लालटेन जल रही थी। मध्यम रोशनी के बावजूद उसे कुंदन को पहचानने में कोई दुश्वारी पेश न आई। वो जागीरदार निमरान का साईं था और कुंदन उसके सामने पलकर जवान हुई थी। आकाज़ादी, वो कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, कल सारंग ने मुझे बताया था कि आप जिंदा हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस काबिल हो सका कि जागीरदार की अमानत उसके वारिस के हवाले कर सकूं। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। खुदा तुम्हें और जागीरदार को सलामत रखे। आप बैठिए, मैं अभी आपकी अमानत लेकर आता हूँ। शिरान उठकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने चारपाई के नीचे से एक पुराना सा जंग खूर्द वो ट्रंक खींचा जिसमें कपड़े भरे हुए थे। उसने उन कपड़ों के नीचे से एक पोटली निकाली और दोबारा उसी कमरे में आ गया। ये लीजिए आपकी अमानत। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हुआ हूँ। उसने मैले से कपड़े की पोटली कुंदन की तरफ बढ़ा दी। कुंदन ने पोटली खोलकर देखी। उसमें कागजात थे। वो लालटेन की रोशनी में कागजात का जायजा लेने लगी। ये जागीर की मलकियत के कागजात और दूसरी अहम दस्तावेजात थी। रखेलसा इन्हीं कागजात की जरूरत थी जिनमें रद्दोबदल करके वो जागीर पर काबिज हो सकता था। कुंदन ने शिरान का शुक्रिया अदा किया और उससे दोबारा मिलने का वादा करके वो लोग वहां से रुखसत हो गए। वापसी पर भी उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सारंग के घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और फिर कुंदन और ज़रियाब कागजात की वो पोटली खोलकर बैठ गई। ज़रियाब सुंदन खानदान की तारीख मुरतब करने के लिए घर से निकली थी। जागीरदार निमरान की दावत पर वो सुंदर महल आई जहां से ये शैतानी चक्कर शुरू हो गया था और वो भी साजिशों के जाल में फंसती चली गई। और अब ये कागजात उसके सामने थे। उन कागजात की तहरीर की एक एक सत्तर उसके लिए सनसनीखेज इंकशाफ की हैसियत रखती थी। शहर में वाकई एक हंगामा उठ खड़ा हुआ था। अखबारात ने शह सुर्खियों से ये खबर शाये की थी कि जागीर की वारिस कुंदन जिंदा है। उसके साथ ही रकेलशाह की साजिशों को भी बेनकाब किया गया। कानून उसके खिलाफ पूरी कुव्वत से हरकत में आ गया था। रखेलशाह रोपोश हो गया और पुलिस उसकी तलाश में थी। उस रोज पहली मर्तबा ज़रियाब, कुंदन और रज़मक बिला खौफो खतर दिन की रोशनी में घर से बाहर निकले। ज़रियाब ने पुलिस के आला अफसर से फोन पे राब्ता किया और फिर ये सब लोग उससे बाजमात मुलाकात के लिए रवाना हुए। पुलिस का सरबराह बड़ी हमदर्दी से उनसे पेश आया। कुंदन, रज़मक और ज़रियाब ने बड़ी तफसील से उसे सब कुछ बता दिया। उसने वादा किया कि रखेलशाह को किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के सरबराह ने गेस्ट हाउस में उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया। उनकी हिफाजत के लिए गार्ड्स मुकर्रर किए, लेकिन उन्हें मुहाफिजों की जरूरत नहीं थी। अब वो छुपकर नहीं बैठना चाहते थे। अब तो वो इस पोजीशन में आ गए थे कि बाहर निकलकर रखेलशाह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। रज़मक और ज़रियाब बड़ी शद्दोमत से हाम्स या गोपांग को तलाश कर रहे थे। सूरत हाल अब तब्दील हो चुकी थी। उनके बहुत से हमदर्द अब खुलकर सामने आ गए। एक दिन शाम को रज़मक को एक ऐसे हमदर्द से इत्तला मिली कि रखेलशाह के खास आदमी कुतुब आबाद की पहाड़ियों पर वाक़े एक मकान में छुपा है। उसने जो हुलिया बताया था वो 100% गोपांग पर फिट बैठता था।
रस्मक ने उस मकान का पता नोट किया और जरियाब को साथ लेकर कुतुब आबाद की तरफ रवाना हुआ। रस्मक का अंदाजा दुरुस्त निकला, वो गोपांग ही था जो उस मकान में छुपा बैठा था। वो अकेला ही था। उन्हें मकान में दाखिल होते देखकर उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। रखेल शाह का खेल खत्म हो चुका है। रस्मक ने उसके जबड़े पर घोंसा रसीद करते हुए कहा, अब वो खुद छिपता फिर रहा है, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। बेहतर है कि तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ उगल दो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, गोपांग चीहा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर तुमने जुबान न खोली तो जिंदा तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रस्मक ने उसे एक और घोंसा दिया, तुम्हारे जुराइम के बारे में तो पुलिस तुमसे पूछेगी। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, सिर्फ एक बात। जागीरदार निमरान कहाँ है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, गोपांग ने जवाब दिया। रस्मक ने जरियाब की तरफ देखा और फिर वो दोनों गोपांग पर पल पड़े। गोपांग उन दोनों के बीच में फुटबॉल बना हुआ था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर उनकी ठोकरें न पड़ी। वो बहुत सख्त जान साबित हुआ, लेकिन बिलाहिर उसे जुबान खोलना ही पड़ी। मैं बताता हूँ, वो नाक से बहने वाला खून पूछते हुए बोला। बताओ कहाँ है जागीरदार निमरान? जरियाब उसे ठोकर मारते हुए चीखी। सुंदस महल में, गोपांग ने रुक रुक कर जवाब दिया। रखेल शाह उसे कल ही यहाँ से लेकर गया है। मैं भी सुबह यहाँ से जाने वाला था। सुंदस महल में किस जगह? जरियाब ने पूछा। रखेल शाह के रिहायशी कमरे के नीचे वाले तहखाने में, गोपांग ने जवाब दिया। जरियाब और रस्मक ने एक दूसरे की तरफ देखा। गोपांग को उठाकर गाड़ी में डाला। वो लोग तेज रफ्तारी से दरवेशपुर की तरफ रवाना हुए। पुलिस की भारी नफरी ने सुंदस महल को चारों तरफ से घेर रखा था। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एसएसपी कई मर्तबा मेगाफोन पर रखेल शाह को वार्निंग दे चुका था कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब न मिला। और जब आखिरी मर्तबा वार्निंग दी गई तो दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। एसपी ने भी फायरिंग का हुक्म दिया। इस जबरदस्त शोर में रखेल शाह की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं आग लगा दूंगा इस हवेली को, जला के राख रख दूंगा इस जागीर को। जो भी आगे बढ़ा उसे भून के रख दूंगा। मैं अंदर जा रहा हूँ एसपी साहिब, रस्मक ने कहा। जागीरदार तहखाने में कैद है, हमें वहां जाना चाहिए। एसपी कुछ कहना ही चाहता था कि हवेली के अंदर अचानक शोले भड़क उठे। मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। तेल की बू साफ महसूस हो रही थी। रस्मक पुलिस वालों के साथ मेन गेट के अंदर की तरफ खड़ा था। आग उस ब्लॉक को लगाई गई थी जिसके तहखाने में जागीरदार कैद था। रस्मक उस तरफ भागने लगा। अचानक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल चीखते हुए दौड़े। रस्मक उस ब्लॉक से अभी दूर ही था कि अचानक ही खाम्स उसके सामने आया। वो किसी दियो की तरह उसके सामने खड़ा था। रस्मक ने उछलकर उसके सीने पे फ्लाइंग किक लगाई, मगर हाम्स अपनी जगह पे खड़ा रहा। रस्मक संभल भी नहीं पाया था कि हाम्स ने उसे उठा के दूर फेंका। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर चीहा, मगर हाम्स पर कोई असर न हुआ। वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। इंस्पेक्टर ने अपने आदमी को फायरिंग का हुक्म दिया। कई गोलियां हाम्स के जिस्म पर पेवस्त हो गई। खून की धारें बह निकली, मगर वो दोनों हाथ फैलाए आगे बढ़ता रहा। कांस्टेबलों की राइफलें तरतराती रही। हाम्स आगे बढ़ता रहा। उसका जिस्म छलनी हो चुका था। पुलिस वालों की आंखें वहशत से फटी जा रही थी। हाम्स एक पुलिस वाले के करीब पहुंचा। इस मर्तबा चंद गोलियां उसकी खोपड़ी में लगी। वो पहली मर्तबा लड़खड़ाया और फिर देर हो गया। रस्मक तहखाने में उतर चुका था। आग फैल रही थी, हर तरफ धुआं था। उसने पलंग पर पड़े हुए जागीरदार निमरान को गोद में उठाया और बाही की तरफ दौड़ा। वो इमारत से निकलकर गेट की तरफ दौड़ रहा था कि ऊपर से रखेल शाह की चिल्लाई हुई एक गोली उसकी टांग में लगी। वो लड़खड़ा गया, लेकिन रुका नहीं। जागीरदार को गोद में उठाए गेट की तरफ दौड़ता रहा। एसपी के हुक्म पर कई पुलिस वालों ने रखेल शाह पर फायरिंग की, लेकिन वो पीछे हट गया। जरियाब और कुंदन दौड़कर रस्मक के करीब पहुंची और इस तरह वो जागीरदार को लेकर गेट के करीब पहुंच गए। हवेली का पूरा ब्लॉक आग की लपेट में आ गया। शोले आसमान से बातें कर रहे थे और उन शोलों में रखेल शाह के कहकहों की आवाज गूंज रही थी। जागीरदार निमरान कुंदन और जरियाब से लिपट गया। रस्मक भी उनके करीब खड़ा था। उसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन उसे अपने जख्म की परवाह नहीं थी। उसे तो खुशी थी कि बिलाहिर उसने अपने आका को बचाया। दूर खड़ी हुई खुशनुमा भी करीब आई और अपना दुपट्टा रस्मक की टांग के जख्म पर बांधने लगी। वो सब गेट में खड़े आग के बुलंद होते हुए शोलों को देख रहे थे। अब कहकहों की बजाय रखेल शाह की भयानक चीखें सुनाई दे रही थी, और फिर वो चीखें भी मादूम हो गई। फैलती हुई आग ने उसे जला के राख कर दिया। वो अपनी साजिशों समेत उस जहन्नम में जल गया था। वो लोग चंद लम्हे आग के शोलों की तरफ देखते रहे, फिर जागीरदार निमरान को सहारा देकर पाहे की तरफ चल पड़े। बुराई अपने अंजाम को पहुंच गई थी और अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा था।